मेरे प्रिय दोस्तों, ये लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 61। परस साम्राज्य में सुबह का वक्त। दोनों राजकुमारी या सुबह ही सुबह जश्न की तैयारी में बिजी हो गए। उनके साथ उनकी मदद के लिए उसके दास दासियां और सैनिक भी थी, और कुछ मंत्री भी महल में। प्रमुख राजकुमारी या होने के कारण ही महल में ले गई सारी सभी फैसले और सभी चीजों पर नियंत्रण और दृष्टि रखने का जिम्मेदारी दोनों राजकुमारी को ही दी जाती है। अक्सर बहुत सारे जने की तैयारी दोनों राजकुमारी या अकेले ही करती थी, पर इस बार इस जश्न का मकसद बहुत बड़ा है और इस वक्त महल में बहुत सारी चीज एक साथ होने के कारण सभी को उनके कामों में बांट दिया गया था। कुछ महत्वपूर्ण बात बताने के लिए राजा कुंभदेव ने सभी परिवार के सदस्यों को आज सुबह के वक्त नाश्ते की टेबल पर मौजूद रहने को कहा गया है। इसलिए दोनों राजकुमार या सुबह सुबह अपने तैयारी के बाद सही डाइनिंग एरिया में पहुंच गए, जहां बहुत ही लंबा डाइनिंग टेबल रखा हुआ था। वह दोनों राजकुमारियां अपने निश्चित जगह पर बैठ गई और उन्हें सर उठाकर देखा तो उन तीनों रानियां और उनके बच्चे भी वहां पर मौजूद थे, जो कुछ दूरी पर बैठे हुए थे। उन लोगों को देखकर दोनों राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। इस वक्त उसकी मां और राजकुमार वैभव के साथ राजा कुंभदेव वहां मौजूद नहीं थे। रानी रोशनी में अपनी सुनहरी सोल को दूसरे हाथ में लपेटकर बहुत शांत आवाज में कहा, तो आप दोनों राजकुमारी या आखिर महल आ ही गई। आपके बिना तो यह महल बहुत ही अधूरा सा लगता था। वैसे बहुत दिन हो गए आपको देखे हुए, कैसे बीत रही है विद्या निकेतन में आपका दिन? वहां तो सभी को एक तरह से देखा और सिखाया जाता है। मेरी बेटी माया तो दूसरे देश के बहुत ही बड़े मैजिक स्कूल में अपनी पढ़ाई कर रही है। उसकी बात सुनकर सिद्धि ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, हमने बहुत कुछ सुना है आपकी बेटी के बारे में। भले ही हम महल से दूर रहे, पर महल हमसे दूर नहीं रहा। हर महल में क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, सभी चीजों की जानकारी हमें है। आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है। छोटी रानी जी, माफ कीजिएगा छोटी रानी माँ। वह उसकी बात सुनकर दोनों रानी का चेहरा में गुस्सा उतर आया, फिर भी वह कैसे न करके अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान ले उन दोनों राजकुमारी उनको देखने लगी। महल में जब सबसे ज्यादा चालाक अगर कोई था तो ये दोनों राजकुमारी यही थी, और साथ में स्कूल का भाई भी, जो हर वक्त अपने आप को बड़ा और ताकतवर दिखाने की कोशिश करता है। इन तीनों राजकुमार राजकुमारी के कारण उनके बच्चों को उनका सही अधिकार नहीं मिल पाया, ऐसा वह तीनों राजकुमारी सोचते थे। तो वही डाइनिंग टेबल पर अपनी मां के साथ बैठी माया और जया अपने भाई ऋषि और कपिल को देख रही थी, जो एकदम शांत चुपचाप बैठे हुए सभी चीजों को सुन रहे थे। उन दोनों का साथ स्वभाव हमेशा उन दोनों बहनों को बहुत अजीब लगता था। हालांकि उनकी मां अलग थी, पर बचपन से एक साथ एक जगह रहने के कारण वह चारों बहुत ही अच्छी तरह से एक दूसरे को समझने और साथ देते थे। उनकी मां भी एक साथ मिलकर रहती थी, भले ही उनके मन महारानी ना हो, पर वह इन साम्राज्य की रानियां थी और वह भी एक जादूगरनियां, इसलिए उनका आधा भी किसी महारानी से कम ना था। कुछ ही देर में वहां महारानी देवी राज जी और राजकुमार वैभव आ गए और अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। उनके आने के बाद जो बातें अभी चल रही थी वह एकदम से चुप हो गई, क्योंकि ये दोनों राजकुमारी है जवाब तो बहुत आसानी से दे देती थी, पर महारानी और वैभव के स्वभाव से बाकी सब वाकिफ थी कि वह लोग कितने खतरनाक है। ऐसे ही नहीं, महारानी ने अपना वर्चस्व इस महल में बनाया हुआ था, वह भी बिना जादू के। पर बात रही है उनके बच्चों की, तो वह बहुत ही नासमझ और भावुक औरत बन जाती थी। जहां महल में ये सारी चीज हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ विद्या निकेतन में सुबह सुबह रुद्र जल्दी से आरव के रूप में प्रकट हो गया। इस वक्त शिव और कुमार अपने अध्ययन के लिए सुबह सुबह ही कमरे से बाहर चले गए थे। रूटीन ने देखा कि कारण और अब एक साथ एक ही बिस्तर पर लेटे हुए हैं। रुद्र आपके करीब जाकर उसे देखने लगा और उसे महसूस हुआ कि आर के शरीर में कुछ बदलाव हुआ है, जिसे वह महसूस कर पा रहा था। उसने आगे बढ़कर कारण और आरव को आवाज दी, पर वह दोनों रात को बहुत लेट में सोए हुए थी, इसलिए उनकी नींद एकदम गहरी थी। यह उन दोनों को ना उठना देखकर रुद्र ने अपने शक्ति से उन दोनों को हवा में उठा दिया, और वह हवा में ही आराम से सो रहे थे, जैसे कि वह रूठे कि इतना करने पर भी वह दोनों उठे नहीं, तो हवा में ही रुद्र ने उनके ऊपर फिर उन्हें देखकर कुछ सोचने लगा। मेरे साथ नहीं खेलना चाहिए। रुद्र ने उन दोनों को उठाने की कोशिश की, पर वह लोग नहीं उठी, तो रुद्र ने एक शरारती मुस्कान के साथ उन्हें देखा, फिर चुटकी बजाकर वहां से गायब हो गया। अब रुद्रा, आरव और कारण दोनों रुद्र के घर के सामने बने एक झील के ऊपर हवा में थे, और रुद्र उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। अचानक से कारण की नींद खोलने लगी और वह हवा में ही इधर उधर हाथ हिलाते हुए उठने की कोशिश करने लगा, पर जैसे उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि नीचे पानी का तालाब है और वह इस वक्त हवा में है। ये देखकर वह जोर से चिल्लाया, जिसकी आवाज सुनकर कारण भी उठ गया और उसकी सर ऊपर की तरफ था और आसमान को देखते हुए कहने लगा, ये क्या सपना है जिसमें मुझे कारण की चेक सुनाई दी, और यह बादल मेरे सपने में क्या कर रहे हैं? तभी उसे किसी की हाथ महसूस हुआ, तो वह कारण की तरफ मुड़कर देखा और वह भी चेक उठा। वह दोनों अपने आप को हवा में देखकर डर गए और चिल्लाने लगे। उन दोनों की आवाज को सुनकर रुद्र ने अपनी हाथ से कुछ इशारा किया, जिसके बाद आरव और कारण सीधा जेल के अंदर गिर गए। वह रुद्र उन्हें देखकर हंसने लगा। पहली बार रुद्र ने इस तरह की हरकत की थी, नहीं तो अपने जिम्मेदारियां के बीच वह अपना उम्र और अपना बचपन तो भूल ही गया था। करण और आरव भीगे हुए कपड़ों के साथ
बाहर आए और रुद्र को गुस्से से देखने लगे, पर जैसे ही उन्होंने रुद्र को हंसते हुए देखा तो वह लोग एक दूसरे को देखने लगे, भले ही रोटी उनके साथ की किसी भी तरह से हरकत कर ले, पर वह रुद्र के साथ लड़ाई नहीं कर सकते क्योंकि रुद्र की शक्तियों के बारे में वह दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं। और अरब में कारण को कितना बात ही दिया था कि रुद्र बस उनसे दोस्ती करना चाहता है, जिसको समझकर कारण भी समझ गया कि रुद्र उन दोनों में अपना दोस्त देखा है, इसलिए वह भी कारण को मुस्कुराता हुआ देखकर मुस्कुराने लगा। और अब भी पुत्र को इस तरह खुश देखकर खुश था, पर अभी भी बहुत उधर से गुस्सा ही था। भले भला ऐसा कौन अपने दोस्त को दिल में फेंकता है। आरव करण को देखा और मुस्कुराने लगा तो करण ने भी सर हिला दिया और वह दोनों अचानक से ही रुद्र को खींचकर झील में फेंक दिए। रुद्र, जिसे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि आरव और करण दोनों कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, वह इस वक्त झील में इस तरह गिरा जिस तरह से आरव करण दोनों रुद्र की हालत को देखकर हंसने लगे। वहीं उन तीनों को ऊपर बालकनी से उत्तम देव जी देख रहे थे। उनके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान थी, फिर वह उन दिनों के एक बार देखकर वहां से गायब हो गए और सीधा अपने महत्वपूर्ण कक्षालय में पहुंच गए, जहां किसी गहरी विषय पर हर वक्त विद्या निकेतन के महत्वपूर्ण पदाधिकारी और आचार्य मौजूद होते हैं। आचार्य उत्तम देव जी को देखकर सभी पदाधिकारी अपनी जगह से में खड़े हो गए और उन्हें आदरपूर्ण प्रणाम करने के बाद वहां पर बैठ गए। काफी दिनों के बाद यह व्यवस्था बनी थी। सभी लोगों की बातों को सुनने के बाद उत्तम देव जी ने उन्हें कुछ आदेश दिए और यह भी बताया कि वह कुछ दिनों के लिए विद्या निकेतन में मौजूद नहीं रहेंगे। इसके बाद उनके दो महत्वपूर्ण आचार्य सिद्धांत और कामदेव दोनों ही विद्या निकेतन की जिम्मेदारी निभाएंगे। हालांकि बहुत कम ही उत्तम देव जी विद्या निकेतन की सभी चीजों पर नजर रखते हैं, नहीं तो हमेशा ही सिद्धांत देव और कामदेव मिलकर ही विद्या निकेतन को संभालते हैं। उनके वहां से जाने के बाद सिद्धांत और कामदेव आने वाले प्रतियोगिता के बारे में बाकी आचार्य और पदाधिकारी से बातों को डिस्कशन करने लगी कि किस तरह से वह 100 लोगों को इकट्ठा करेंगे इस प्रतियोगिता के लिए और इस प्रतियोगिता में कैसे कैसे और क्या क्या होने वाला है, जो रुद्रदेव ने उन्हें बताया था वह अब बाकी सभी को बताने लगे। सभी को रुद्र की इस प्रस्तावना से कोई भी परेशानी नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था रुद्र उम्र में भले ही उनसे कम हो, पर जिम्मेदारियां और शक्तियों के मामले में वह बहुत ही ज्यादा समझदार और काबिल इंसान है। इसलिए उन्होंने बिना किसी वाद विवाद के सभी चीजों के लिए सहमत थी। कामदेव और सिद्धदेव सबसे महत्वपूर्ण बात को उन सबके सामने रखने लगे। कामदेव ने अपनी शांत आवाज में कहने लगा, इन दोनों बहुत सारी जासूस और कुछ काली दुनिया के सैनिक हमें मिले हैं। दिन पर दिन विद्या निकेतन में खतरा बढ़ता जा रहा है। इस विषय में आप सब क्या कहना है? हमारे नए सैनिक अच्छे से तैयार भी नहीं हुए हैं और अभी से ही विद्या निकेतन में जासूस घुसपैठ कर रहे हैं। 2-4 जासूस के हर रोज हमारे नजरों से बच जाता है। अगर हमने इस चीज को लेकर सही से कम नहीं उठाया तो बहुत जल्द विद्या निकेतन के राज सबसे बाहर आ जाएंगे और यहाँ के विद्यार्थी और जादूगरों को खतरा हो सकता है, जो हमारी दुनिया के लिए अच्छी नहीं है। ऐसी बहुत सारी खबरें अलग अलग जगह से मिल रही है, इसलिए हमें अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए और यह सारी चीज उसे प्रतियोगिता के पहले हमें तैयार करना है। जितने भी उच्च कोटि के जादूगर हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्या निकेतन उच्च विद्या निकेतन में जिन्होंने अपनी पूरी तत्वों की चक्रण के आखिरी चरण पहुंच गए हैं, उन सभी जादूगरों को एकजुट करके उन्हें तैयार करने की जिम्मेदारी दिया गया है। तो बहुत जल्द ही आप सब इस जिम्मेदारी को पूरा कीजिए और यह बात याद रखना, ये बात याद रहे कि वह जादूगर हमारे आचार्य से किसी भी तरह से काम ना हो, चाहे जादू हो या युद्ध नीति। हमें नए युवा जादूगर का एक संगठन बनानी है जो हमारे विद्या निकेतन की रक्षा कर सके। आप लोग समझ रहे हैं ना हमारे कहने का मतलब? सभी ने सर हिलाया और अपने एक एक करके सवाल आचार्य सिद्धदेव और कामदेव के बीच रखिएने लगे। रुद्र ने उन दोनों को एक ऐसी जगह पर ले आया जहां पर रुद्राक्ष अपनी युद्ध कला और तलवारबाजी की प्रैक्टिस किया करता है। आज वह तलवारों के साथ करण और आपको भी ले आया और साथ में उन्हें तलवारबाजी सीखने लगा। आरव तो अपनी प्रैक्टिस में लग गया। वह जानकर अपने आप को दूसरे चीजों में भटक रहा था, क्योंकि उसे कल रात के बारे में कुछ भी नहीं सोचा था। करण ने बस हाथ में तलवार लिए रुद्र को देख रहा था, जो उसके सामने बहुत आराम से अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। उन दोनों को अपनी अपनी जगह लेकर प्रैक्टिस करते देखकर आप करने मन ही मन सोचा, ये लोग तो मुझे छोड़कर अपने अपने तलवारबाजी में लग गए हैं, अब मैं क्या करूं? और मुझे कौन सिखाएगा? मुझे जहां तक आती है उससे आगे की कला और प्रशिक्षण तो मैंने लिया ही नहीं। कारण कुछ बेसिक तलवार थी, प्रैक्टिस करने लगा, पर जब उसने आरव को इतनी तेज तलवार को चलते हुए देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। इसका मतलब जब आरव कल मेरे साथ तलवारबाजी कर रहा था तो उसने अपनी पूरी प्रतिभा नहीं दिखाई, नहीं तो 2 सेकंड में वह मुझे हरा सकता था। रुद्र, तुम जो सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो। आरव अब तलवारबाजी में पूर्ण तरह से एक योद्धा बन चुका है, जो उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। मुझे पता है तुम्हें उसकी चिंता है और उसकी रक्षा के लिए तुम हमेशा उसके साथ रहते हो, पर खुद की रक्षा करना इस सबसे बड़ी सुरक्षा है। रुद्र कारण से बात करते हुए तलवारबाजी की युद्ध नीति उसे बताने और सीखने लगा। कारण भी रुद्र के साथ अब प्रैक्टिस करने लगा। अब उसे भी आरव की तरह तलवारबाजी में पूर्ण निपुण होना है। कुछ घंटे लगातार तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने के बाद आरव कारण दोनों बुरी तरह से थक चुके थे, पर रुद्र के माथे पर थकान के नाम निशान नहीं थी और सही समय तक बचाना जानता था।
आरव करण इस सब मामले में अभी नए थे, इसलिए करण और आरव के बैठने के बाद रुद्र उन्हें अपनी ऊर्जा को नियंत्रित और अच्छी तरह से इस्तेमाल करने के बारे में बता रहा था कि वह अपनी ऊर्जा को किस तरह से अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करते हुए बचा सकते हैं, और उनकी बातों को करण और आरव बहुत ही अच्छे से सुनकर सर हिला रहे थे। अब उन्हें समझ आ रहा था कि केवल शक्तियों को जागृत करना ही नहीं, उसे सही दिशा और सही ऊर्जा से नियंत्रित भी करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए कल रात जब जबरदस्ती आरव अपनी शक्तियों को जागृत करने की कोशिश कर रहा था तो एक बार में ही उसके सभी शक्तियां जागृत हो गई, पर अगली पर उसके शरीर से सभी ऊर्जा खत्म हो गई, जिसके कारण वह वहीं पर बेहोश हो गया। एपिसोड 62। अब आगे विद्या निकेतन के पुस्तकालय में आरव लगातार अपनी जादुई शक्तियों को बढ़ाने और उसे सही समय पर उपयोग करने के लिए किताबों में ही डूबा हुआ था। उसके साथ रुद्र और कारण भी थे। विद्या निकेतन के सबसे विशेष ग्रंथालय में ले आया था, जहां से उच्च कोटि के जादूगर और आचार्य की जाने की अनुमति थी, और यह पुस्तकालय बहुत ही गुप्त रूप से बनाई गई थी, इसलिए जाने के पहले उन्हें यह पुस्तकालय ढूंढना पड़ता था। पर रुद्र ने एक चुटकी बजाई और वह तुरंत ही पुस्तकालय के सबसे उच्च हिमालय पर पहुंच गए, जहां इस वक्त कोई नहीं था और यहां रोशनी भी बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि वहां को सूरज उग रहा है। इतनी रोशनी में अचानक से आने के कारण दोनों की आंखें चौंधिया गई थी, पर वह अपने आप को संभाल कर अलग अलग पुस्तक को देखने लगे। उन्हें उन पुस्तकों से एक अलग ही आभा और शक्तियों का आभास हो रहा था, जिसे वह उन पुस्तकों की ओर खींचते चले जा रहे थे। पर रुद्र ने उन्हें समझा दिया कि यहाँ राखी सभी किताबें बहुत ही जादुई है और कुछ शैतानी भी, जिससे वह किताब पाल भर में तुम्हें सम्मोहित करके अपने काबू में कर सकती है। इसलिए जब तक तुम उन किताबों से ज्यादा शक्तिशाली ना हो जाओ तब तक उनके ठाकुर को पढ़ नहीं सकते। इतने सारे चीज बताने के बाद रिटर्न में उन्हें एक ऐसे जगह पर ले आया जहां उनकी शक्तियों के हिसाब से वह किताबें पढ़ सकते हैं, और रुद्र वहीं पर बैठ गया। कारण भी चुपचाप रुद्र के बगल में बैठकर उसे कुछ सवाल जवाब कर रहा था कि उसे किताबें पढ़ने तो थी, पर उसे एक अलग सा डर लग रहा था। तो वहीं अब्बस बजे से आसपास किताबों को देखते हुए एक ड्रैगन बेटी की किताब उठा ली और उसे पढ़ने लगा। उसकी सबसे पहले तत्व की शक्तियां मिक्स थी, जिसमें वह जड़ी बूटी और औषधि के साथ साथ प्रकृति के बारे में बहुत कुछ जान चुका था, इसलिए इसे यह नहीं किताब को देखकर उसे पढ़ने की इच्छा हुई। इसलिए पिछले कुछ घंटे से वह उसे किताब को लेकर बैठकर बहुत गौर से उसे किताब को पढ़ रहा था। रुद्र और कारण काफी देर से वही साथ बैठकर मेडिटेशन करने लगे, क्योंकि वहां पर कोई नहीं था, इसलिए उनके लिए इससे अच्छी और शांत जगह मेडिटेशन के लिए वह भी नहीं हो सकती। आखिरी पन्ना पलटने के बाद आरव में वह किताब को एक नजर गौर से देखा, फिर बहुत खुशी से चिल्ला उठा, आरव, ये किताब तो सच में अद्भुत है, मुझे एक बार फिर से यह पढ़ना है। ये कहकर वह वापस से उसे किताब के पन्ने खोलने के लिए किताब खोलने लगा। जिस पर कारण ने कहा, आज के लिए बहुत हो चुका, पहले तलवारबाजी, उसके बाद यहाँ मैं बहुत थक गया हूँ और तुम्हें भी आराम करना चाहिए। तुम्हारी शक्तियों के बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता, और पितामह गुरु भी इस वक्त घर पर नहीं है, नहीं तो वह तुम्हारे सवाल के जवाब जरूर दे देती। मुझे अपने सवालों का जवाब मिल चुका है। ये कहकर वह रुद्र की तरफ देखने लगा और कहने लगा, तो मैं तैयार हूँ, क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलूंगी? मैं पूरी तरह से तैयार हो चुका हूँ तुम्हारा साथ देने के लिए। जब तक मैं लोगों के बीच असली मुकाबला नहीं करूंगा और अपने शक्तियों का प्रयोग नहीं करूंगा, तब तक मैं जादू को और अच्छी तरह से नहीं सीख पाऊंगा। इसलिए मेरे लिए दैनिक प्रैक्टिकल और दैनिक जीवन में ही करना बेहतर होगा, जहां हर किसी को जादू आता हो और लड़ाइयां जादू से जीती जा रही हो। परस साम्राज्य में इस वक्त डाइनिंग टेबल पर सभी राजा कुंभदेव की बातें बहुत गौर से सुन रही थी और अपना नाश्ता भी कर रहे थे। इस वक्त सबके मन में कुछ ना कुछ चल रहा था, पर वह चाहकर भी अपनी सोच को अपने मन में लाना नहीं चाहते थे, क्योंकि यहाँ मौजूद बहुत सारे लोग जादूगर हैं और जादूगरों की खूबियां ही होती है सामने वाले की माँ की बात समझने की, पर सब जादूगर जिससे जादूगरों की माँ की दशा बहुत कम समझ पाते हैं। पर राजा कुंभदेव के पास ऐसी शक्तियां थी, इसलिए सब अपने मन को की बातों को छुपाने में ज्यादा संघर्ष कर रहे थे। अपने दोनों राजकुमारी को कुछ जिम्मेदारी देखते हुए राजा कुंभदेव ने अपने बाकी बेटे बेटियां यानी तीनों राजकुमारी और तीनों रानियां के बच्चों को भी कुछ कहा, जिससे बिना कोई सवाल के दोनों राजकुमार ने हमें और चुपचाप बैठे रहे को। अपने ये दोनों बेटे ऋषि और कपिल बहुत ही ज्यादा काबिल लगते हैं, क्योंकि ये दोनों हमेशा शांत और सभ्य व्यवहार करते हैं। पर जिस तरह की उनकी माने हैं, उनका स्वभाव जरा से भी इन पर नहीं मिलने पर राजा कुंभदेव की कुछ आदतें इन दोनों राजकुमारों से बहुत मिलती जुलती है, जिसके कारण राजा कुंभदेव हमेशा अपने दोनों बच्चे यानी दोनों राजकुमार से हमेशा प्यार से बातें करते हैं। ये बात किसी ने छुपी नहीं, और साथ ही साथ दोनों राजकुमारी से वह हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि ये दोनों हमेशा अपने घमंड और परिवार की शक्तियों का दुरुपयोग करके हमेशा राजा कुंभदेव को शर्मिंदा करती आई है, और उनके माँ उनकी गलतियां छुपाने में हमेशा लगी रहती है। इसलिए दोनों राजकुमार और अपने दोनों राजकुमारियां आदित्य सिटी से राजा गुंडे कुंभदेव हमेशा कुछ आशाएं रखते हैं, जिसे हम वह राजकुमार या पूर्ण करने की संभव कोशिश करते हैं। तभी देवी राज्य परेशानी भरे भाव में कहने लगी, वह सारी चीज तो हो जाएगा महाराज, पर अगर कोई मेहमान या दूसरे साम्राज्य की उत्तराधिकारी जो बन चुके होंगे, ये बनने की घोषणा हो चुकी होगी, उन सभी के बीच अगर किसी ने ये कहा कि उन्हें उत्तराधिकारी से मिलना है या राजकुमार के बारे में पूछे, तो हम क्या कहेंगे? मुझे सबसे बड़ी दूरी था इसी बात की हो रही है, ना जाने क्यों, पर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। इन सारी चीजों को सोचकर आपने इसका निवारण आपके पास है
क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर किसी ने राजकुमार यादव के बारे में हमें पूछ लिया तो हम क्या जवाब देंगे, क्योंकि सच तो सिर्फ इस महल के लोग ही जानते हैं और इतना हमने विश्वास है कि महल के लोग हमारे साथ कोई विश्वासघात नहीं करेंगे और वह ऐसा कर भी नहीं सकते, क्योंकि सबके ऊपर आपने ये कहते हुए रानी देवी जी चुप हो गई। तो वही सब सवालिया नजरों से अब राजा कुंभदेव की तरफ देख रहे थे। ये देखकर राजा कुंभदेव ने गहरी सांस ली और कहने लगे। राजा कुंभदेव ने कहा, मुझे पता है सबके मन में एक ही सवाल है जिसके लिए हम ये जश्न आयोजित कर रहे हैं, वह तो गायब है। तो मैं आप सबको बता दूं, हमारे साम्राज्य के राजगुरु ने भविष्यवाणी की है कि वक्त आने पर हमारा उत्तराधिकारी महल वापस लौटकर जरूर आएगा, नहीं तो हमारे महल के सबसे सर्वश्रेष्ठ जादूगर या हमारे बेटों में से कोई एक उत्तराधिकारी को अपने आप हमारी महल के सबसे प्रमुख स्थान में जाकर यह सिद्ध करना होगा कि वह एक उत्तराधिकारी बनने की योग्य है। ये सुनकर सबके कान खड़े हो गए और दोनों राजकुमार जो अभी चुपचाप बैठे हुए थे उनकी आंखें भी हल्की बादल से गई। उनकी मानों का चेहरा एकदम से चमकने लगा, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राजा कुछ ऐसा भी कह सकते हैं। इस वक्त वैभव की हालत ऐसी नहीं थी कि वह किसी से लड़ सके और उत्तराधिकारी के गुण वैभव के अंदर भले ही थे, पर अपने पैरों के कारण वह इस प्रतियोगिता में पहले ही बाहर हो चुके हैं। अब बाकी दोनों राजकुमार के पास एक मौका था अपने आप को साबित करने की, इसलिए उनके मैंने इस बात से बहुत खुश हो गई। इससे आगे बाकी की बातें हमारे साम्राज्य की एक गोपनीय किताब में है, उसके बारे में हम आपको नहीं बता सकते, पर हमें पता है कि आप सब अपने इस राजा पर विश्वास करते हैं, इसलिए सब कुछ वक्त पर छोड़ दीजिए। वक्त आने पर आपको सब चीज पता चल जाएगा। और हमें भी यह कहकर राजा कुंभदेव अपनी जगह से उठकर वहां से चले गए। उसके उठने के बाद सब भी अपने जगह से उठ गए और धीरे धीरे करके वहां से जाने लगी। रिद्धि सिद्धि महल के दूसरे स्थान की तरफ जाते हुए आपस में बातें करने लगी। रिद्धि, रिद्धि से तुम्हें क्या लगता है, पिताजी ने इतनी सारी बातें हमें सबके बीच कही है और उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया कि अगर राजकुमार आरो के बारे में कोई हमसे सवाल करे तो हमें क्या जवाब देना है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पिताजी के पास इस सवाल का जवाब ना हो, पर ऐसा भी नहीं हो सकता कि पिताजी के पास इसका सवाल का जवाब भी हो। आखिर चाहते क्या है, इस बात को हमें किस तरह से सबके सामने लाना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा दीदी। जिससे मैं महल आई हूं तब सिर्फ पिताजी बहुत अजीब तरह से व्यवहार कर रहे हैं। हर बात में उनकी कुछ गहराइयां छुपी हुई है जो हम चाहकर भी पता नहीं कर पा रहे हैं, पर उनके मन में चाहे कुछ भी हो तो मैं उनके अंदर खुशी महसूस की है। जो किस बात को है लेकर है ये पता नहीं, पर जरूर कुछ ऐसा वह जान चुके हैं जो भविष्य के लिए बहुत लाभदायक है। पिताजी, ऐसे ही तुम दोनों को अपने सर्वश्रेष्ठ बेटियां नहीं रहती। पीछे से आवाज आई। जहां कपिल और ऋषि चलते हुए वहां आ रहे थे, उन दोनों को देखकर रिद्धि सिद्धि एक दूसरे को देखने लगे। ऋषि वहां पर आकर उन्हें देखकर मुस्कुराया। आपने कहा, तुम दोनों हमेशा वह जान जाती हूँ जो महल में बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ऐसे ही नहीं, मैं तुम दोनों से को बेहतर समझता हूँ, नहीं तो मेरी दो बहनें और तुम्हारे बीच में कोई मुकाबला ही नहीं। तुम्हें बिल्कुल सही कहा, अपने आप को सभी से बड़ा दिखाना पसंद है, पर वह मैदान यह नहीं समझता कि उनके पास जो कुछ भी है वह भी उनसे छीना जा सकता है। और वह हमेशा शिकायत करती रहती है कि उसकी बात को बीच में काटते हुए राजकुमारी सिद्धि ने आंखें छोटी कर उन दोनों राजकुमार को देखते हुए कहने लगी, आज इतनी तारीफ वह भी हमारी किस किस खुशी में कर रहे हो आप दोनों। जहां तक मुझे पता है आप दोनों तो हमेशा शांत और सबके बीच बहुत सन्या रहते हो, पर ऐसा क्या हुआ जो आज हम दोनों बहनों के पीछे जाकर आप हमारी इतनी तरफदारी कर रहे हैं, वह भी अपने बहन के खिलाफ। ये सुनकर दोनों राजकुमार के हंसते हुए चेहरे थोड़ी फीके पड़ गए, क्योंकि वह लोग जितना बेवकूफ इन दोनों राजकुमारी को समझते थे और इतना दोनों राजकुमारी है नहीं। दोनों राजकुमार मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगे, जिससे इरिटेट होकर रिद्धि ने कहा, अब का भी दो जो खाने आए थे, मैं बहुत सारी तैयारी देखनी है। दूसरे मंत्री हमारे इंतजार कर रहे होंगे। हमें दूसरे की वक्त की कदर है, हम दूसरों के वक्त को बर्बाद करना पसंद नहीं करती। यह कहकर वह जाने लगी। दोनों राजकुमार चलते हुए कहने लगे, तुम अगर इतनी ही समझदार हो तो तुम्हें ये बात समझ आ ही गई होगी कि अब तुम्हारा भाई जिसका तुम्हारे साथ खून का रिश्ता है वो इस वक्त हाल में है। ये बात तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। अब वह चाहकर भी उत्तराधिकारी नहीं बन सकता और हमारे पास मौका है कि हम उत्तराधिकारी बन सकते हैं, पर कब क्या हो जाएगी किसी को पता नहीं। और मुझे जहां तक जानकारी है तुम्हारा बड़ा भाई और हम सबका भी जो उत्तराधिकारी बनने वाला था वह तो अब कहीं गायब ही हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि वह इस वक्त जिंदा होगा, क्योंकि हमारे साम्राज्य के बहुत सारे दुश्मन हर वक्त तैयार रहते हैं हमला करने के लिए। तो कहीं सिद्धि गुस्से में, अपना मुंह बंद रखो और हमारे भाई को कुछ नहीं हो सकता। और वैसे ये कहते हुए वह कुछ कहने वाली थी कि रिद्धि ने इसका हाथ पकड़ लिया और उन दोनों राजकुमार की तरफ देखते हुए कहने लगे, मुझे मालूम है तुम्हें भी पिताजी ने कुछ जिम्मेदारी दी है, तो जाकर वह देखो। यहाँ हमसे बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है और जरा अपनी बहनों को भी थोड़ी अकल दो। अगर हम अकल देने पर आएंगे तो उन्हें थोड़ा भारी नुकसान हो सकता है और शायद हमारा तरीका भी तुम्हें पसंद ना आए। तभी दो मंत्री और कुछ सेवक वहां पर आ गए और राजकुमारी से कुछ पूछने लगे। ये देखकर वह दोनों राजकुमारी उनके साथ चले गए। उनके जाने के बाद दोनों राजकुमार एक दूसरे को देखने लगे। कपिल ने कहा, ये दोनों राजकुमारियां कुछ ज्यादा ही घमंडी नहीं हो गई है, पहले तो कैसे चुपचाप ही महल में रहती थी।
ऋषि, तुम भूल रहे हैं और उसे वक्त वह बच्चियों थी और हम भी बच्चे थे, पर वक्त के साथ सब बदल जाते हैं। वैसे भी कितने साल हो गए हैं महल में साथ रहते हुए, पर ना हमें उनकी खबर थी। यह स्वाभाविक है, तुम चिंता मत करो। ये दोनों जितने समझदार बनती है उतना ही बेवकूफ है, नहीं तो वक्त रहते हमसे हाथ मिलने जरूर आ जाती। इन्हें अब तक ये समझ ही नहीं आया कि उनके दोनों भाई में से एक तो पहले ही मार चुका है और दूसरा इस हालत में है कि वह कुछ कर नहीं सकता। तो बच्चे हम दोनों और हम दोनों से कोई भी उत्तराधिकारी बनेगा तो बाकी बड़े पदों साथ देने के लिए बाकी राजकुमार राजकुमारी को भी पद दिया जाएगा, और जितने बड़े और पावरफुल पद हमारे हाथ में होंगे उतना शक्तिशाली राजा होगा। ये दोनों राजकुमारी के पास वह पावर और वह पद है जिसकी हमें सख्त जरूरत है, और इन्हें हमारे देखते हैं कब तक इन्हें ये समझने में वक्त लगेगा। पर भाई हमें इन्हें बताना तो होगा ना, नहीं तो अगर कोई और उत्तराधिकारी बन जाएगा तब हम क्या करेंगे। ये सुनकर ऋषि हंसने लगा और कहने लगा, तुम्हें लगता भी है कि कोई हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली होगा जो उत्तराधिकारी बनने के लिए और उसे पद के लिए हमसे मुकाबला करेगा? नामुमकिन। ऋषि, तुम किसी एक को भूल रहे हैं, वह भी बहुत शक्तिशाली है और हमसे भी ज्यादा ताकतवर। बचपन में जब हम रुद्र आरव भाई के साथ खेलते थे तब उसे बचाने के लिए एक लड़का भी था, सुना है वह अब काफी बड़ा और शक्तिशाली जादूगर बन गया है। मैं साथ ही साथ हमारे देश का सबसे बड़ा विद्या निकेतन जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती रहती है, उसका अगला वरिष्ठ भी ऐसा कोई भी नहीं है जो उसे हरा सकता हो, यहाँ तक कि वैभव की नहीं। ये सुनकर ऋषि थोड़ा परेशान हो गया, फिर अगले ही पर वह मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम्हारे सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। ये शंकर कपिल सवालिया नजरों से ऋषि को देखने लगा। तो ऋषि मुस्कुराते हुए आगे चलते हुए कहने लगा, वह विद्या निकेतन का वारिश है तो वह कैसे उत्तराधिकारी बन सकता है? उसके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पूरे साम्राज्य को नहीं, उसे पूरे देश में चल रही सभी घटनाओं पर नजर रखना होगा और बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उसके कंधे पर है। वह चाहकर भी उठाना दिखाई नहीं कर सकता और उसके अलावा कोई है भी नहीं जिस पर राजा को मिली विश्वास कर सके सिवाय हम तीनों की। कुछ दूरी पर मंत्री और अपने नौकरों के साथ खड़ी रिद्धि सिद्धि उन दोनों की सारी बातें आराम से सुन चुकी थी और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। एपिसोड 63। विद्या निकेतन के बाहर बाजार में आरव, करण और माहेश्वरी तीनों ही आज जादू नगर घूमने के लिए आए हुए थे। हालांकि बाकी छात्र छात्रा में अपने परीक्षा की तैयारी और छुट्टी मनाने के लिए अपने घर चले गए हैं, और जो वहां पर रुके हैं वो अपने परीक्षा की तैयारी और जादुई शक्तियों को नियंत्रित करने की अध्ययन करने में लगे हुए हैं। माहेश्वरी एक दुकान के सामने अपने लिए घर में कपड़े देख रही थी और उससे भी उसके पसंद के गर्म कपड़े खरीद रही थी। आरव बस उसके साथ था, उसे पता था कि अब ठंड का मौसम आने वाला है, इसलिए माहेश्वरी उसके लिए भी गर्म कपड़े लेना चाहती है। अगर उसने महेश्वरी को यह वादा नहीं किया होता तो यहाँ पर नहीं आता। वह लोग दुकान के बाहर खड़े हुए सभी प्रकार के गर्म कपड़े और दस्ताने को देख रहे थे। तभी आरव ने अपने आसपास कुछ महसूस किया और वह करण की तरफ देखने लगा जो माहेश्वरी के सेलेक्ट किए हुए कपड़ों को देखकर कुछ बातें कर रहा था। ये देखकर करण के पास आरव आ गया और वह इसके तरफ देखकर कुछ इशारा किया, जिसके बाद करण ने अपने हाथ में पड़े कपड़े को माहेश्वरी को देकर कहने लगा, तुम ये सारी चीज देख लो, मैं और कारण कुछ खास मैं और कुछ खा कर आते हैं। इतनी जल्दी जल्दी तुमने यहाँ प्ले तुमने बुला तो लिया था पर हम दोनों ने नाश्ता ही नहीं किया, इसलिए तुम यहीं पर रहना, हम कुछ खाकर आते हैं और तुम्हारे लिए भी लेंगे या अगल बगल भी देख लो। ये कहकर करण बिना माहेश्वरी की बात सुन वहां से चला गया। आरव भी उसके साथ ही था। अचानक से उन्हें इस तरह से जाता देखकर माहेश्वरी किसी सोच में पड़ गई। फिर उसे याद आया कि वह कितनी जल्दी उन दोनों को बुलाया कर विद्या निकेतन के बाहर आई थी और वह बहुत टाइम से इधर उधर ही घूम रहे थे, इसलिए उसे लगा कि सच में वह दोनों भूखे होंगे। माहेश्वरी अपने खरीदारी में लग गई, तभी उसके बगल में कोई आकर खड़ा हो गया जिसे देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गई। वहीं आरव कारण के साथ वहां से कुछ दूरी पर चला गया। वह दोनों ऐसे सीधे सीधे चल रहे थे, अब सामने इधर उधर इशारा करते हुए। आरव उससे बातें कर रहा और इस बात के दौरान आरव ने उसे ये भी बता दिया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। ये बात जानकर कारण और भी ज्यादा चौकन्ना हो गया और अपनी शक्तियां कभी भी इस्तेमाल करने के लिए उसने अपनी शक्तियों को जागृत करना शुरू कर दिया। अब तक उसकी शक्तियां काफी स्तर तक बढ़ गई है कि वह कभी भी अपनी शक्तियां इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे ही आरव ने भी अपनी वृक्ष तत्वों की शक्ति जागृत कर ली थी, क्योंकि वह लोग जंगल के बहुत आसपास थे, इसलिए उसे लगा कि यह शक्तियां काफी अच्छी रहेगी। उसकी शक्तियां जागृत करने के बाद आसपास की प्राकृतिक में कुछ बदलाव हुआ और ऐसा लग रहा था अब चारों तरफ की वातावरण अब आरव के हाथ में है, जिसके कारण उसे यह समझ आ रहा था कि जो उनका पीछा कर रहे हैं वह काफी हद तक उनके करीब पहुंच चुके हैं। ये जानकर अब तेजी से भीड़ भाड़ इलाके से दूसरी बन पड़ी और दूर बंद एरिया के तरफ करण के साथ चलने लगा। जब वह दोनों एक से रास्ते पर पहुंच गए जहां से जादू नगर का बाजार खत्म होकर विद्या निकेतन की तरफ जाने वाली रास्ता है, वहां पहुंच गए वह लोग रुक गए और अपने आसपास देखने लगे। तभी पेड़ों से और सामने अचानक से 4 से 6 लोग आ गए और उनके चेहरे पर कपड़े बंधे हुए थे। ये देखकर आ रहा कारण एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि यह तो वह लोग नहीं थे जो उस रात उन पर हमले किए थे। इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था कि यह भी उन्हीं की तरह एक स्टूडेंट है, पर उम्र में उनसे काफी बड़े। ये देखकर आरव और करण कंफ्यूज हो गए। तभी एक ने कहा, बहुत बड़े जादूगर बनते हो ना, और अपने आप आपको कैसे बचाओगे हम जैसी जादूगर से? यह कहकर वह हंसने लगा। तुम अब दिखाओ अपनी असली शक्तियां, हम भी तो देखे कि ऐसा क्या है तुमने जो आचार्य इतने गुणगान करते नहीं थकते तुम्हारे।
ये कहकर उसे नकाब वाले लड़के ने अपने हाथ को हवा में उठाया और फिर एक आग की रस्सी करण और आरव के चारों ओर जलने लगी और उन आगे के घेरे के बीच आरव और करण थी। यह आग बहुत ही ज्यादा तेज और खतरनाक नजर आ रही थी, जिसके कारण करण और आरव को बहुत ही जलन होने लगी। हालांकि आज उनसे कुछ दूरी पर जली थी, पर चारों तरफ से आग जलने के कारण उन्हें बहुत ही ज्यादा तेज महसूस हो रहा था। बाकी सब भी खड़े होकर उन दोनों को ही देख रहे थे। आरव ने गुस्से से उन्हें देखा, फिर आज को वह समझ गया कि यह आज कोई मामूली आग नहीं है, यह अग्नि तत्वों की तीसरी स्तर की सबसे शक्तिशाली अग्नि चक्र है। कुछ सोचते हुए आरव के चेहरे पर मुस्कान तैर गई और वह करण को देखकर मुस्कुरा दिया और अगली पल अपनी आंखें बंद करके अपना हाथ फैलाकर कुछ मंत्र बुदबुदाने बनने लगा। धीरे धीरे करके उसके सर के ऊपर एक गोलाकार चक्र बन गया जो देखने में अदृश्य थी, पर उसे अदृश्य गोले में एक वायु तत्व का बवंडर छोटे आकार में घूम रहा था। धीरे धीरे वह बवंडर बढ़ने लगा और आरव और करण को घेरकर बवंडर बाहर की ओर तेजी से घूमने लगा। बवंडर के अंदर आरव करण को तो कुछ महसूस नहीं हो रहा था, पर उसे बवंडर के हवा के कारण वह आग धीरे धीरे बुझाने लगा और उसके आसपास मौजूद सभी लोग हवा और बवंडर के कारण उठी धूल से उनकी आंखें बंद हो गई और उनके पैर भी एक जगह नहीं टिक रहे थे। वह 2-4 कदम दूर हो गए। धीरे धीरे आरव ने अपना हाथ फैलाकर उसे बवंडर में कुछ और शक्तियां बढ़ा दी, जिसके बाद वह बवंडर बाहर की ओर तेजी से घूमने लगा और धीरे धीरे वो नकाब पहने लोग अपनी जगह से दूसरी तरफ उड़कर पेड़ पौधे और एक दूसरे से टकराने लगे। ऐसा लग रहा था कि उनके सामने एक तूफान आ रहा हो। मात्र कुछ ही समय में वह सब नकाबपोश इधर उधर पड़े हुए थे और कुछ तो घायल भी हो चुके थे। जब उन्हें ऐसे पड़े हुए घायल आरव ने देखा तो उसने अपनी शक्तियों को काम करते हुए उससे बवंडर को रोक दिया और सीधा खड़े होकर करने को देखने लगा। करण भी मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। आज पहली बार उसने आरव को इतनी शक्तिशाली बवंडर लाते हुए देखा था। आज से पहले उसने कई जादूगरों को इस तरह से जादू करते देखा था, पर कर आरव का तरीका बहुत ही अलग लग रहा था। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि अपने से ज्यादा शक्तिशाली जादूगरों का मुकाबला वह कैसे करेंगे। हालांकि उसने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह आरव को कुछ नहीं होने देगा, पर आरव ने अपनी एक ही तत्वों की शक्ति से उन सभी जादूगरों को धूल चटा दिया। आरव उसे नकाब उसके सामने खड़ा हो गया और अपने कमर पर हाथ रखकर कहने लगा, तो कैसे लगा? धूल खाकर कहो तो धूल के साथ हवा भी खिला दूं। ये कहकर आरव हंसने लगा। तो वह नकाबपोश जो इधर उधर जमीन पर पड़े हुए थे, उन लोगों को कुछ कहने के लिए हिम्मत नहीं हो रही थी। उन्हें नहीं पता था कि आरव के पास इतना दिमाग है कि वह अपनी कम शक्तियों से कुछ इस तरह से उन्हें हरा देगा। उन्हें लगा कि यह एक सिर्फ बच्चा है जिसने अभी अभी जादू करना सीखा है, पर अब उन्हें लग रहा था कि जो उन्होंने सुना था वह सच ही था और अब उन्हें गुस्सा भी आ रहा था। जिसने उनके कान भरे थे उसने उन्हें गलत तरीके से इस लड़के के बारे में बताया और वह बेवकूफों की तरह यहाँ पर उससे लड़ने आ गया। आरव करण वहां से चले गए। उन्हें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी कि यह लोग आखिर है कौन, क्योंकि विद्या निकेतन में उनसे जलने वाले बहुत थे और कुछ दिन पहले ही उनका झड़प एक विद्या निकेतन के सबसे आचार्य के बेटे से हो गया था, जिसका भाई उच्च विद्या निकेतन का प्रभारी था। उच्च विद्यालय निकेतन के स्टूडेंट जो उनके विद्या निकेतन में आया जाया करते थे, उनके साथ काफी बार बहस भी आरव और करण ने किया था, इसलिए उन्हें लगा कि यह उनमें से कोई है। वही इन सभी चीजों को दूर से पारस और उनके चमचे भी देख रहे थे। पारस ने गुस्से से अपना मुट्ठी पेड़ में दे मारा और वहां से चला गया। मैं उसके चमचे भी ना उम्मीद से उन्हें देखकर वापस पारस के पीछे चला गया। पारस गुस्से से आगे आगे चल रहा था और उसके चमचे उसके पीछे पीछे। उसके एक चमचे ने कहा, राजकुमार पारस, ये तो सारी चीज उल्टी हो गई। हमें कितने मुश्किल से इन बेवकूफों बड़े जादूगरों को आरव से लड़ने के लिए बहकाया था, पर ये तो जरा से जादू में ही देर हो गए। अब आगे हम क्या करेंगे? ये दिन पर दिन बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते जा रहा है। उनकी शक्तियां तो आपके बराबर है। कहीं ऐसा ना हो कि विद्या निकेतन के सभी राजकुमार के अलावा यह मामूली से लड़का आपको ये पीछे छोड़ दे। पारस, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम भूल रहे हो कि मैं एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और वह एक मामूली लड़का मैं ही। उसकी शक्तियां कितनी भी हो जाए पर वह रहेगा तो एक मामूली सा लड़का ही ना, जो आचार्य जी के टुकड़े पर पल रहा है। वह कुछ नहीं कर सकता। जब मुझे मेरी फैमिली को मिलने वाली शक्तियां मुझे मिल जाएगी तब मैं इस लड़के से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। भले ही उसकी शक्ति मेरे बराबर है क्यों ना हो, पर उसके पास वह सारी शक्तियां नहीं आती। एक राजशाही परिवार और उनके बच्चे को मिलती है। उसे मुकाबला करना मेरी बेइज्जती होगी, इसलिए वह कोई नहीं है जिससे मैं मुकाबला करूं। आरव बस एक मामूली सा लड़का है और उसके और मेरे बीच फर्क करना बंद करो, नहीं तुम उससे पहले मेरे गुस्से का शिकार तुम होंगे। मैं तो बस उस राजकुमारी काव्य और माहेश्वरी के कारण ही सबक सिखाना चाहता हूं, नहीं तो मैं उसे जैसे लड़के को सीधा मुंह देखा तक नहीं। ये सब कहते हुए पारस आगे आगे चल रहा था, तो वही उसके चमचे उसकी बात सुनकर समझ गए और कर हिलाने लगे। तभी एक चमचे ने मक्कारी वाली हंसी हंसते हुए कहा, और नहीं तो क्या राजकुमार पारस, कहाँ आप रॉयल फैमिली के राजकुमार और आगे जाकर आप अपने राज्य के राजा भी बन सकते हैं। या आपके पास वह शक्ति और वह पद भी होगा जिससे सब आपके सामने सर झुकाएंगे। आपके सामने उसे आरव की क्या ही औकात है। कहाँ आप महलों के राजा के बेटे, कहाँ वह नाली का कीड़ा जिसका कोई पता ठिकाना नहीं। आपने सही कहा, आज के बाद हम उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, बस दूर से ही नजर रखेंगे उसमें और आप में जमीन आसमान का फर्क है। तभी दूसरे ने कहा,
पर राजकुमार आरव, आपने तो कुछ दिनों की छुट्टी ली थी ना, और अभी छुट्टियां भी चल रही है, तो क्या आप अपने राज्य वापस जा रहे हैं? लिस्ट पर पारस अपने कोट को ठीक करते हुए घमंड से कहा। मैं पारस साम्राज्य जा रहा हूं, वहां एक बहुत बड़ा जश्न होने वाला है और उसे साम्राज्य के उत्तराधिकारी सबके सामने आने वाले हैं, जिसकी उम्र लगभग मेरे जितना ही है। मेरे पिताजी ने मुझे वहां जाने को कहा है और वह भी आ रहे हैं। वो चाहते हैं मैं पारस साम्राज्य के उत्तराधिकारी यानी पारस साम्राज्य की राजकुमार के साथ दोस्ती करूं, जिससे हमारे राज्य को फायदा मिले। यही सपना लेकर बहुत सारे देश के राजकुमार राजकुमारियां इस जश्न में शामिल होने वाले हैं। तो क्या राजकुमारी काव्य भी इस जने के लिए जा रही है? अच्छा, तभी दोनों राजकुमारियां बहुत पहले ही विद्या निकेतन से अपने साम्राज्य चली गई। पारस ने सर हिलाते हुए कहा। बिल्कुल, वह दोनों राजकुमारी पारस साम्राज्य की प्रमुख राजकुमारियां हैं, जिन्हें हर छोटे बड़े पर फसलों और जश्न में शामिल किया जाता है, और वह उन सभी चीजों के मुख्य सदस्य भी होते हैं। तभी वह दोनों राजकुमारी है, इतनी घमंडी है, एक चमचे ने धीरे से कहा, फिर मुस्कुराते हुए कहा। तो क्या आप हमें भी वहां ले जा सकते हैं? नहीं तो हमें तो नसीब ही नहीं होगा इतने बड़े साम्राज्य का जश्न देखने के लिए। मैंने सुना है वह महल बहुत ही ज्यादा रहस्यमय, शक्तियां और जादुई है, और दुनिया का सबसे बड़ा महल भी, जिसे दुनिया के सबसे ताकतवर जादूगर और कारीगर ने मिलकर तैयार किया था, वह भी कितने सालों में। पारस उनकी बात सुन रहा था, पर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वह सोच रहा था कि पारस साम्राज्य की उत्तराधिकारी और राजकुमारी काव्य के बीच के रिश्ते हैं। क्या वह सच है? अगर यह सच हुआ तो वह अपनी कदम पीछे ले लेगा, और वैसे भी वह शुरू से महेश्वरी को पसंद करते आया है। राजकुमारी काव्य जो उसके बराबरी के राज्य की राजकुमारी है, उसे पाने के लिए वह पारस साम्राज्य से दुश्मनी नहीं कर सकता, वह भी उसके उत्तराधिकारी से। पर वह एक मामूली से लड़के से तो लड़ा सकता है। महेश्वरी को पाने के लिए जो काव्या जितने ही सुंदर और शक्तिशाली जादूगरनी है। वही इन सब से अनजान कारण और आरव वापस महेश्वरी के पास आ गए। जब वह लोग वहां पर आ गए तो वहां का माहौल देखकर आर और कारण परेशान हो गए, और वह एक दूसरे को परेशानी भरी नजरों से देखने लगी। सामने माहेश्वरी और काव्य खड़ी हुई थी, और उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए नफरत सब देखा जा सकता है, और इस वक्त तो वह दोनों का और बहुत ही ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा था, जिसे महसूस कर कारण और राधा परेशान हो गए। उनके शरीर से निकल रहे जादू और एक को देखकर ऐसा लग रहा था कि वहां कभी भी जादुई लड़ाई हो सकती है। ये देखकर आरव करण जल्दी से उनके करीब आ गए और महेश्वर के पास खड़े थे। अचानक से आरव को वहां आता देखकर माहेश्वरी और काव्य की नजर उसे पर पड़ गई, और वह नॉर्मली अपने होने लगी और अपने आप को शांत करने लगी। जब करण और आरव ने देखा कि वह दोनों शांत हो रही है, तो उन्होंने बिना कुछ कहे वह चुपचाप उन्हें देखने लगे। उन्हें पता था कि उनको बीच में कुछ कहना ठीक नहीं समझा। यह उनके लिए और उसे इस वक्त बीच बाजार में लड़ाई, वह भी दो लड़कियों के बीच, के लिए जरा भी ठीक नहीं थी। आरव बस मन में प्रार्थना कर रहा था कि कैसे भी इन दोनों की लड़ाई खत्म हुई और वह यहां से चल जाए। वह अब इन दोनों के बीच फंसना नहीं चाहता था, इसलिए वह कुछ मन ही मां प्रार्थना कर रहा था कि जल्दी से वह यहां से जाए। हर बार माहेश्वरी के गुस्से होने का कारण काव्य ही होती थी। ये बात बहुत समय बाद ही आरव को समझ आया, पर वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर माहेश्वरी और काव्य के बीच ऐसी क्या दुश्मनी है जो हमेशा एक दूसरे से लड़ने के लिए बेताब हो जाती है। नील जो काव्य के पीछे खड़ी थी और अपने नाखून चबा रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। वह धीरे धीरे सिचुएशन को नॉर्मल होता देखकर थोड़ी राहत के सांस ली। तभी उसने कुछ ऐसा सुना जिसे सुनकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। साथ में आरव, करण, महेश्वरी के भी एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। माहेश्वरी तो गुस्से से पागल होने वाली थी। एपिसोड 64। अरे, यही सोच रहा था कि आखिर क्यों ये दोनों लड़कियां आपस में लगा बैठी है, फिर उन्हें उसे बीच में लाभ कर इस सिचुएशन में डालती है। महेश्वरी आया को खींचकर अपनी साइड में खड़ी करती और काव्य को घूरने लगी। तो वही काव्य भी माहेश्वरी के हाथ जो इस वक्त आरव के बाजू को पकड़े हुए हैं, उसे देख रही थी। ये देखकर उसकी मुट्ठी भींच गई। फिर उसने अपने आप को शांत करते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हारी ये दोस्त बेवजह मेरे से बहस कर रही है, वह भी एक छोटे से स्कार्फ के लिए जो मैं अपने मंगेतर की गिफ्ट के तौर पर ले जाना चाहती हूँ। पर वह मेरे मंगेतर के लिए मैंने पहले ही खरीद लिया है। तुम कुछ और नहीं देख सकती क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा सुंदर है और मुझे वही चाहिए। मैं वह नहीं देने वाली को मैंने अपने आरव के लिए लिया है। ये कहकर माहेश्वरी के हाथ आरव के बाजू पर काश गई। तभी आरव बीच में कहने लगा, माहेश्वरी तुम इतनी छोटी बात को लेकर क्यों लड़ाई कर रही हो? उसे दे दो, वैसे ही मैं कुछ और अलग वाला स्कार्फ ले लूंगा जो मेरे लंबे बालों को सूट करे। वैसे तुमने लिया क्या है? जिस पर महेश्वरी ने उसे वह स्कारफ दिखाया जो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। उसे दिखाते हुए माहेश्वरी ने कहने लगी, ये बाजार का सबसे पुराना दुकान है और इसकी कई कारीगर भी बहुत ही ज्यादा अच्छे डिजाइन बनाते हैं। देखो, ये स्कार्फ तुम्हारा नेचर और तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी और इससे तुम्हें हर मौसम पहन सकोगे। महेश्वरी और काव्य दोनों एक दूसरे को घुरे जा रही है। तभी उन्हें कुछ गिरने की आवाज आए और उन सब का ध्यान उसे तरफ चला गया, तो उन्होंने देखा कि जिस दुकान पर फूल लोग इस वक्त खड़े हैं, उसे दुकान के सबसे बुजुर्ग दुकानदार अचानक से वहीं पर गिर गए। ये देखकर सब चौंक गए और आरव ने सबसे पहले रिएक्ट करते हुए जल्दी से दुकान डालकर पास चला गया और उसे चेक करने लगा। उसे देखने के बाद कारण की मदद से उसने उसे दुकानदार को कोई बाहर खुले हवा में ले आया।
उसे अचानक गिरता देखकर वहां पर अचानक से भीड़ हो गई। भीड़ को दूर करते हुए आरव ने तेज आवाज में कहा, दूर हटे, इन्हें अभी ताजी हवा की जरूरत है, आप सब ऐसे गिरकर मत खड़ी हो जाइए, थोड़ी दूर भी बनाया। ये कहते हुए आरव जल्दी से उसे दुकान डालकर टाइट कपड़ों को निकलने लगा और उसके बटन को खोलकर उसके शरीर को रिलैक्स करने लगा। उसके शर्ट के बटन निकलते ही उसके दबे हुए पेट किसी मटके की तरह फूल गया। ये देखकर आरव समझ गया कि इस इंसान को क्या हुआ है, इसलिए वह जल्दी से उसे इंसान के सीने पर हाथ रखकर उसे तरफ प्रेशर देने लगा और दूसरी तरफ जल्दी जल्दी उसके हाथ को रख करने लगा। पर सबकी बार बार करीब आने से आरव को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने चिल्लाते हुए सबको दूर जाने को कहा। ये देखकर कारण ने भी आसपास मौजूद भीड़ को संभालते हुए आरव और उसे आदमी से कुछ दूरी पर खड़े होने को कहा। उसे दुकान डाल के बेटे भी बहुत परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पिता के साथ आखिर अचानक से क्या हो गया। आप लगातार उसे आदमी के सीने पर प्रेशर दे रहा था। फिर अचानक उसके फोटो को खोलकर उसे सीपीआर देने लगा। वह बहुत जल्दी जल्दी अपना काम कर रहा था। पिछले जन्म में डॉक्टर होने के कारण से ये सब चीजों की आदत थी, इसलिए वह बिना भी गलती किए हैं उसे आदमी को बचाने की कोशिश कर रहा था। वही माहेश्वरी और काव्य बहुत गौर से आरव को देख रहे थे। उन्हें उसे आदमी की चिंता भी हो रही थी और आरव इस वक्त जो कर रहा था ये देखकर थोड़ी हैरानी भी उन्हें लगा कि आरव अपनी जादुई शक्ति के मदद से उसे इंसान को बचाएगा। पर यहाँ आरव जो कर रहा था वह उनके सोच से थोड़े अलग थे। कुछ ही देर में वह व्यक्ति ने एक गहरी खांसली सांस ली और उसकी बंद पड़ी आंखें और सांस एक साथ लौट आए, जिसका सबूत उसका मटके जैसे पेट हिलते हुए दे रहे थे। ये देखकर उनके बेटे जो पास में खड़े थे उन्होंने एक राहत की सांस ली, क्योंकि कुछ वक्त पहले ही उसके पिता एक बेजान इलाज की तरह पड़े हुए थे। आराम ने जब ये देखा कि उसे व्यक्ति को होश आ गया, आरव ने उसे वैसे ही लेटे रहने को कहा और आसपास देखते हुए कहा, आप ठीक है तो आप सब अपने काम धंधे पर लौट जाए। ये सुनकर सबको आरव की बातें बहुत ही बुरी और रुड लगी, पर इस वक्त आरव बहुत सीरियस था और उसके आगे से और उसके साथ मौजूद उनके दोस्तों को देखकर वह लोग बता सकते थे कि वह लोग जादूगर हैं, इसलिए कोई भी आम इंसान उसे उलझन नहीं चाहता। इसलिए सब मुंह बनाते हुए उसे दूर अपने आपने कामों में लग गई और अभी भी एकदम सीरियस होकर उसे इंसान को देख रहा था। सबके जाने के बाद एक ताजी हवा का झोंका उसे आदमी के चेहरे पर पड़ा, जिसे आरव ने अपनी शक्तियों से उसे और हवा से प्रसारित किया था। आराम ने एकदम गंभीर लहजे में उसे इंसान को देखकर कहा, आपको अभी दिल का दौर आया था, आप कितने समय से इस चीज से जूझ रहे हैं? क्या आपको पिछले 6 महीना से आपके दिल के करीब कुछ डेढ़ सा उठता था या किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान है? और आज सुबह आपने क्या कुछ ऐसा खाया था जिससे आपके सीने में जलन होने लगी थी और आपने इतनी टाइट कपड़े क्यों पहने थे? एक के बाद एक अब उसे आदमी से सवाल कर रहा था और उसकी सवालों और बातों को सुनकर आदमी और उसके बेटे दोनों ही हैरान रह गए। उसके बेटे ने कहा, आपको कैसे पता कि पिताजी पिछले कुछ समय से परेशान है और उनके सीने पर हर रात दर्द उठाता है? आपने तो अभी तक अपने जादू का इस्तेमाल भी नहीं किया और हमने अपने वेद को भी दिखाया था, पर उन्होंने इतना सटीक जवाब भी नहीं दिया। शंकर यादव के साथ मौजूद उसके दोस्त भी हैरान रह गए और सवालिया नजरों से आरव को देखने लगे और उन्होंने अपने बल पर हाथ तेरा सर उसे इंसान को उठाकर बाहर रखी कुर्सी पर बैठा दिया और उनके सामने बैठकर खाने लगे। आपने जरूर किसी अनजन वेद को दिखाए होगा, नहीं तो जादू नगर के वेद बहुत ही काबिल और शक्तिशाली है। यहाँ खुद इतने सारे बच्चे को वह लोग आयुर्वेदिक ज्ञान और बाकी सारी चीज सीखते हैं, उनसे कोई गलती नहीं हो सकता। जिस पर वह आदमी ने कहा, हाँ मैंने एक बुरे आदमी को ही दिखाया था जो वेद मेरी दुकान में कुछ सामान खरीदने आया था, फिर वह हर महीने आने लगा और मैंने उससे ही अपना इलाज करने लगा। ये सुनकर आरव भड़क उठा और वह चिल्लाने ही वाला था, पर उसे आदमी के हालात को देखकर वह चुप रह गया, पर उसके गुस्से को सब महसूस कर पा रहे थे। आरव ने गहरी सांस ली और बहुत ही धीरे शब्दों में कहा, आपको बिना जांच किए किसी को भी अपना इलाज करने नहीं देना चाहिए। अगर वह इंसान आपको दबा के जगह जहर दे रहा होता तब आप क्या करते? इन सारी चीजों पर आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। उसे आदमी और उसके बेटे ने सर हिला दिया और उनका धन्यवाद करने लगा। आरव सर हिला दिया और फिर अपने दोस्तों की तरफ मुड़कर कहने लगा, तो चले आज के लिए इतना काफी है। उसे इतना सीरियस देखकर बाकी सब ठीक सर हिलाते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगे। आज से पहले आरव को उन्होंने इस तरह से गंभीर नहीं देखा था। वो विद्या निकेतन की तरफ चलने लगी। काव्य और माहेश्वरी भी कुछ दूरी बनाते हुए आरव के साथ साथ ही चल रहे थे। करण ने कुछ दूरी चलने के बाद आर को देखकर कहा, तुम इतने गंभीर कैसे हो गए? अभी तो कोई देर पहले हंसी मजाक कर रहे थे। आरव, लोगों की जान मेरे लिए कोई मजाक की बात नहीं है, कारण मुझे लोगों का इलाज करना और उनके बीमार शरीर को देखभाल करना, इसमें मैं कोई भी नजरअंदाजी या तुम कहो तो गौरमौल गैर जिम्मेदारी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे कोई भी हो। मेरे लिए एक बीमार व्यक्ति और उसका इलाज दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सुनकर बाकी सबको आज आरव में एक अलग ही रूप देखने को मिला। तभी काव्या ने आगे आकर कुछ कहने लगी, तुमने अपने आयुर्वेदिक से शक्ति का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जो कि तुम्हारे पास तो वह शक्ति सबसे पहले जागृत हुई थी? आरव, जब मैं ऐसे ही उसका इलाज कर सकता था तो अपनी शक्ति इस्तेमाल करने की जरूरत क्या है? उस बस दिल का दौर आया था और मैंने उसे अब विद्या निकेतन के आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज करने को भी कह दिया है, तो अब कोई बात नहीं है चिंता करने की।
तुम तो आयुर्वेद इतने सारे चीज जानते भी नहीं हो, पर तुम्हें इतनी सारी चीज के बारे में कैसे पता, और तुम्हारा इलाज करने का तरीका मुझे थोड़ा अलग लगा। बातें करते हुए विद्या निकेतन आ गए। वहां आने के बाद सब अलग अलग रास्ते के लिए निकल गए। करेंगे कहां पर? आरव अपने तलवार लेकर अपने उसे जगह पर आ गया जहां वह अफसर कारण के साथ तलवार की प्रैक्टिस किया करता है। अरे वहां पर आकर तलवार को एक जगह रखकर वही टेबल पर बैठ गया और करण को उसकी प्रैक्टिस करने को कहा। जब से वो बाजार से आया है तब से वह बहुत शांत लगा रहा है। तभी वहां पर रुद्र आ गया और उसे ऐसा खामोश बैठा देखकर कुछ दूरी पर खड़े करण को देखकर पास आप चला गया और उसके साइड में खड़ा होकर उसे कहने लगा, रुद्र क्या हुआ, यह इतना शांत क्यों है? अभी तो तुम ही अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस करना चाहिए था ना मिस्टर करण। मिस गहरी सांस ली और कुछ देर पहले बाजार में जो कुछ भी हुआ वह सारी चीज उसे बता दे। इसके बाद रुद्र ने गहरी सांस ली और कहा, अभी का आरव मैं और पुराने आ रहा हूं। मैं ये बात बहुत आसानी से मिलती है कि वह दोनों हमेशा खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं और मदद करना के लिए आगे आते हैं। मुझे बता रहे हो ये तो कोई तरीका नहीं है ना इलाज करने का। आपको पहले अपने तत्वों की शक्ति को जागृत करने के बाद चक्र जागृत करना चाहिए था। फिर उसे इंसान पर अपनी शक्तियों से चक्र प्रवाहित करके पता लगाना चाहिए था कि आखिर उसके साथ गलत क्या हो रहा है। हवा से उसे इंसान को ठीक कर दिया। ऐसा करना बहुत ही कम लोग जानते हैं और मैं इस तरह से इलाज करते हुए किसी वेद को नहीं देखा। क्या तुम मेरे और आरव के साथ एक मिशन पर चलोगे ताकि तुम्हारी भी लड़ने की और सही वक्त पर सही डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ जाता? वहां हम युद्ध नहीं करेंगे, नहीं किसी से जबरदस्ती लड़ाई करेंगे, बस हमें वहां। करण कहीं आप मुझे परस साम्राज्य के उसे जश्न में ले जाने की बात तो नहीं कर रहे हैं? मैंने काफी लोगों से उसे जने के बारे में सुना है और यहाँ की कुछ राजकुमार राजकुमारी है तो वहां जाने के लिए पहले ही विद्या निकेतन से छुट्टी ले लिया है और कुछ तो चले भी गए हैं। हाँ तुम ये कह सकते हो कि विद्या निकेतन में आम विद्यार्थियों को छोड़कर कुछ खास राजकुमारी राजकुमार और साम्राज्य की सदस्य को उसे जश्न में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है, और मुझे भी। क्या आरव जो एक राजकुमार है उसके परिवार की सदस्य भी उसे जश्न में आने वाले हैं जिसे आप उनसे मिलना चाहते हैं? ये सुनकर रुद्र समझ गया कि आरव ने पूरी सच्चाई अब तक करने को नहीं कहा। आरव दोनों इस तरह से क्या बातें कर रहे हो, जरा मुझे भी बताओ। आरव ये कहते हुए रुद्र और करण के पास आ गया। रुद्र मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा, फिर कहा, हमें आज रात ही निकालना है तो क्या तुमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है? जिस पर आरव में करण की तरफ देखा, फिर कहने लगा, मैंने तो माहेश्वरी से इस बारे में बात नहीं की। अगर हम चले जाएंगे हम माहेश्वरी को जवाब क्या देंगे? हम मतलब क्या तुम मुझे भी ले जाने वाले थे? करण ने चौंक कर कहा। आरव मुस्कुराते हुए कहा, और नहीं तो क्या, तुम तो मेरे साथ हर जगह जाते, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। कि कहकर आरव मुस्कुराने लगा। वही रुद्र भी मुस्कुराने लगा कि तभी उसने कुछ सोचकर कहा, मैं तुम्हारे दोस्त से बात कर लूंगा और कहूंगा कि मैं अपने साथ खास तरह की जादुई शक्तियों सीखने के लिए ले जा रहा हूं। करने आपकी बात समझ जाएगी। रुद्र समझ जाएगी का क्या मतलब? समझ गई है। यहाँ आने से पहले मैं उसी से मिलकर आ रहा हूँ और उससे भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर भी आ रहा हूँ। वैसे तो विद्या निकेतन कई सारे विश्वास पात्र इंसान है, पर मुझे भी कोई ऐसा चाहिए था जो सिर्फ मेरे लिए कम करे, इसलिए मैंने महेश्वरी को कुछ ऐसा जिम्मेदारी दी है जिसे वह अपने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ पूर्ण करेगी। यह सुनकर आरव और करण रुद्रा को देखने लगा और कहने लगा, जरा हमें भी बताए, आखिर आपने उन्हें उसे इतनी बड़ी क्या जिम्मेदारी दी है जो हमें छोड़कर अपने उसे इस तरह की जिम्मेदारी दी है? अगर उसे जिम्मेदारी नहीं देता तो क्या तुम्हें यहाँ से ले जा पाता? मुझे पता है वह तुम्हारी बहुत ज्यादा बर्बाद करती है, इसलिए हर वक्त अपने भाई से तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करती रहती है, और उसका ये काम उसका भाई बहन को भी कर रहा है ना? करण चुप रहा। आरव उसे घूर कर देखा। कुछ देर बाद वहां से करण, रुद्रा और आरव गायब हो गए। माहेश्वरी अपने कमरे में कुछ कर रही थी, तभी उसने देखा कि काव्य और नील कुछ सामान पैक कर रहे हैं। ये देखकर माहेश्वरी समझ गई कि काव्य आज रात पेरिस साम्राज्य के लिए निकल रही है। उसने विद्या निकेतन के अंदर आते हुए देख लिया था कि उसके राज्य के कुछ सिपाही उसके लिए बाहर की ओर खड़े हुए थे। माहेश्वरी के पिता को भी यह आमंत्रण दिया गया था, पर अपने इलाके में फैली महामारी के कारण वह नहीं जा सकती। पर काव्य के रिश्ते के बारे में तो सभी जानते हैं कि वह और अपना पारस साम्राज्य की उत्तराधिकारी कुछ सालों से रिश्ते में बंधे हुए हैं, इसलिए उसका जाना तो टैथम बहुत सारी लड़कियों को तो इसी बात से जलन होती थी कि काव्या एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य से रिश्ते में बंधी है जिसके पास दौलत और शक्ति दोनों ही दे बहुत है। शक्ति के मामले में पारस साम्राज्य पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ रहा है। एपिसोड 65 विद्या निकेतन में काव्य और नील दोनों ही उसे कमरे से निकल रहे थे कि तभी माहेश्वरी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर काव्या और नील का मुंह बन गया और वह सवालिया नजरों से माहेश्वरी को देख रहे थे, जिस पर माहेश्वरी ने अपना हाथ बांधकर कहा, उम्मीद है तुम इस वक्त जी अधिकार से वहां जा रहे हो। उसे अधिकार को यहां आने के बाद भूलेगी नहीं, क्योंकि किसी राजकुमारी को यह बात बिल्कुल भी शोभा नहीं देती कि वह अपने मंगेतर के होते हुए किसी गैर को उसे नजर से देखे। हमारी इस परंपरा और परिवार में इस चीज को कि किस नजर से देखा जाता है वह तुमसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। उसकी इतनी तीखी बातें सुनकर काव्या का मन कर रहा था कि वह महेश्वरी को अच्छा जवाब दे।
पर वह बिना कुछ कहे उसे धक्का देकर बाहर की तरफ चली गई। उसे जाते हुए माहेश्वरी ने मन ही मन कहा, मुझे पता है तुम इस वक्त क्या सोच रही हो, अच्छा होगा कि तुम जिस चीज को पाना चाह रही हो वह तुम्हें मिले ही ना। काव्य नील अपने सैनिकों के साथ उसे और की तरफ चली गई जहां से उन्हें जहाज पारस साम्राज्य ले चलेगा। वह लोग रफ्तार के साथ उसे तरफ बढ़ जा रहे हैं। जब वह लोग जहाज के अंदर आ गए तो उसने आसपास नजर घुमाई तो उन्हें देखा कि विद्या निकेतन की राजगुरुदेव और उसके पोते रुद्रदेव और दो और जादूगर जैसे दिखने वाले वहां पर मौजूद थे। उनका जहाज बहुत ही बड़ा नहीं था, यह विद्या निकेतन का जहाज है जो बहुत ही ज्यादा मजबूत और काफी अच्छी तरह से व्यवस्थित नजर आ रहा है। काव्य और नींद में आदर पूर्वक उन्हें अभिवादन किया, फिर वह दूसरी तरफ अपने कक्ष की तरफ चले गए। उन्हें जाते हुए कुछ राजकुमार राजकुमारी अभी देख रहे थे, उसके चमचे भी वहां मौजूद थे, साथ में पारस के साम्राज्य के कुछ सैनिक भी। इसका मतलब राजकुमारी काव्य और पारस साम्राज्य के उत्तराधिकारी के बीच जो रिश्ता है वह सच है। डॉक्टर, तुमने तो सही कहा था कि काव्य भी मुझे देखने के लिए आएगी, इसलिए हम इतने समय से रुके हुए थे। मैंने तो पहले ही कहा था वह एक राजकुमारी है और उसके साम्राज्य और भारत साम्राज्य के बीच कुछ गहरा रिश्ता है, इसलिए महेश्वरी को जाना तो होता ही था। रिटर्न हम दोनों की बातें सुनी और फिर एक गहरी सांस लेकर मन ही मन कहने लगा, पता नहीं जब आरव को पता चलेगा कि राजकुमारी काव्या उसकी होने वाली पत्नी है और किस तरह से रिएक्ट करेगा। मुझे भरोसा नहीं होता कि काफी ऐसी समझदार जादू करने इतनी समय से आरव के आसपास होते हुए भी उसे पहचान नहीं पाई, जो कि उसके दोनों बहनों को आरव के ऊपर शक था। पर काव्य ने ये पता कैसे नहीं पाई कि उसकी मंगेतर उसके आसपास ही है। तभी कुछ सोचते हुए कहने लगा, मैं कैसे भूल सकता हूँ कि काव्या राजकुमार आरव मात्र 2-3 बार ही मिले थे बचपन में, और बचपन में ही घटना की बात तो काव्य कभी भी पारस साम्राज्य कुछ जा भी नहीं सकती। उसे घटना ने मुझे भी आरव से दूर कर दिया। आरव, अब तुम किस सोच में डूब गए, चलो चलते हैं, बहुत सारे लोग हमें अजीब नजरों से देख रहे हैं। रुद्र को उसके ख्यालों से बाहर निकलते हुए आरव ने अपने कपड़े को एडजस्ट करते हुए कहने लगा। आरव और करण ने अपने आप को रुद्र के खास जादूगरों जिसका वह हेड था उसे समूह का कपड़ा उन्हें लाकर दे दिया था, जिससे वह लोग बहुत अच्छी तरह से छुप गए। ये कपड़ा बहुत ही ज्यादा यूनिक और उन जादूगरों को दिया जाता है जो बहुत ही खास तरह के जादूगर होते हैं, और कैसे जादूगर जो रुद्र के साथ मिलकर कई जादू लड़ाई लड़े हो। एक तरह से कहा जाए तो यह एक यूनिफॉर्म था जो जादूगरों के कमांडर और उसके नीचे सैनिकों को दिया जाता है। रुद्र ने आरव और करण को उनके दूसरे स्टार के कमांडर के यूनिफॉर्म दिया था, जिसमें पीछे बहुत लंबा सच होता था और उनके बेल्ट में अलग अलग तरह के निशान बने थे और एक तलवार के साथ कुछ अलग अलग चीज भी लटकी हुई थी, जिसे वह लोग देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर है क्या। पर हम दोनों की पर्सनैलिटी में वह कमांडर का यूनिफॉर्म बहुत ही ज्यादा जच रहा था और उनके चेहरे को भी ढक रहा था, जिससे कोई भी उनका चेहरा ना देख पा रहा था, पर उनकी आंखें और उनके होठ साथ नजर आ रहे थे। आरव ने अपने बाल को एक लंबी चोटी में बंधी तुम ही कारण में अपने पूरे बाल सामने वाले बाल को अपने माथे से ढक दिया। उन दोनों को देखकर रुद्र ने कहा, चलो मैं अपनी खास जगह को दिखाता हूँ तुम्हें, जो मैं इस जहाज को बनाते हुए खुद के लिए बनाया था। क्या ये जहाज को तुमने बनाया है, हैरान होते हुए करण और आरव एक साथ कहा। और नहीं तो क्या, ये जहां जादू तरीके से हर जादूगर बनता है, इसलिए तो यह इतना मजबूत है कि कई हमले यह जहाज झेल सकता है। फिर वह ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो मेरा कक्षा उसे तरफ है। रुद्र और कारण उसके पीछे पीछे जाने लगे। आरव के साथ साथ करण भी इस जहाज में पहली बार जहाज में था। उसने भले ही बड़े बड़े जहाज देखे थे पर उसने कभी उसकी सर नहीं की थी, इसलिए वह कारण और के साथ साथ जो भी बहुत एक्साइटेड था। तभी वह कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि जहां चल पड़ी और वह सब इधर उधर हिलने लगे। ढूंढने करण आरव को संभाल लिया और धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाने लगा। जब वह लोग ऊपर में आ गए तो वह शांति से इधर उधर देखते हुए बैठ गए। कुछ दास दासियां वहां पर उनके लिखने के चीज ले आए। आसपास देखते हुए करण और आरव उसे कक्षा की तारीफ करने लगे। क्यों होता है, कब्ज बहुत ही शानदार और बहुत ही अलग था। वहां पर एक बिस्तर था और बैठने के लिए कुर्सियां और अलग अलग तरह की किताबें भी, और किताबों के साइड में अलग अलग कलरफुल बनी रखा हुआ था, जिसमें खाने पीने से अलग अलग चीज रखी हुई थी। पहले उसी के ऊपर अपना हाथ साफ किया। वही ये देखकर रुद्र की पीछे नहीं रहा और वह उनके साथ मस्ती करने लगा। रुद्र जब भी उन दोनों के साथ रहता था तो इतना आधा पद और सभी चीजों को भूलकर बस उनके दोस्त की तरह राहत। तभी कुछ देर के बाद बोलो कुछ कक्षा बाहर निकले और इधर उधर हलचल करने लगे। रुद्र अपने दादाजी के पास चला गया तो ही कारण आसपास सभी चीजों को गौर से देखते हुए चल रहे थे। तभी करने का, चल समुद्र देखते हैं। जिस पर कारण को देखकर आरव ने कहा, पागल है क्या, ये समुद्र नहीं है, ये समुद्र ही है। हम समुद्र के रास्ते जा रहे हैं, क्योंकि नदी के रास्ते जाएंगे तो हमें वहां पहुंचने के लिए बहुत लंबा रास्ता और वक्त का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोग उसी रास्ते पर साम्राज्य में प्रवेश लेंगे। हम दूसरी ओर समुद्र के रास्ते शॉर्टकट लेते हुए जाएंगे। अच्छा, और यह सब तुम्हें कैसे पता? मैंने से किसी को बात करते हुए सुना था कि वह लोग किस तरह से पारस साम्राज्य के लिए निकल जाएंगे। हालांकि वह सब जादूगर है और एक ही मिनट में वह कहीं भी पहुंच जाएंगे, पर उनकी जिम्मेदारी है विद्या निकेतन में मौजूद शक्ति राजकुमार राजकुमारी या को सही सलामत परस सम्राट तक पहुंचाना, इसलिए वह उन सभी के साथ यात्रा कर रहे हैं। तभी मैं सोचूं कि इतना तैयारी क्यों हो रहा है। तभी आरव का सर चक्कर आने लगा और उसका पेट भी दर्द करने लगा, जिससे वह उसने अपना हार्ट बीट पर रख दिया।
कारण उसे ऐसे देखकर परेशान हो गया। तभी आराम दूसरी में जाकर उल्टी करने लगा। उसे ऐसे देखकर परम परेशान हो गया और उसके पीठ सहलाते हुए कहा, क्या हुआ आरव? इस पर आरव कुछ नहीं कह रहा था और उसका शहर भी घूमने लगा। वह लगातार उल्टी करने लगा। तभी वहां पर पारस और उसके दो चमचे आ गए और उसकी हालत देखकर हंसने लगे, पर पारस ने आगे आकर आरव को सीधा किया और करण की तरह देखकर कहने लगा, लगता है ये पहली बार सफर कर रहे हैं। इस कक्ष में ले जाकर एक स्थित जगह पर बैठा दो, उसके बाद इसके शरीर को आराम मिलेगा और कुछ समय में ठीक हो जाएंगे। जहाज के हिलने से उनकी तबीयत ठीक खराब हो रहा है, इसे सर दर्द भी हो सकता है, इसलिए पहले ही इन्हें दवा दे दीजिएगा। उसे इतना अच्छा बर्ताव करता और दूसरे की परवाह करता देखकर करण के साथ साथ आरव भी हैरान था, साथ में उसके दोस्त भी। पारस तो एक नंबर पर घमंडी और सबसे ज्यादा मतलबी इंसान है। वह आज सामने से किसी की मदद कर रहे हैं, ये जानकर सब थोड़े चौंक गए। करण ने बिना देरी किए आरव को लेकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद भी उसके चमचे उन्हें उससे पारस को अजीब नजर से देख रहे थे। उन्हें इग्नोर किया और अपने कक्ष की तरफ जाने लगा। उसने एक बार सोचा था कि वह राजकुमारी काव्य से एक घर में ले, पर कुछ सोचकर वह दूसरी ओर मुड़ गया। पारस साम्राज्य में ये बात पूरी साम्राज्य में फैल चुकी थी कि पारस साम्राज्य के नए उत्तराधिकारी का सबके सामने आने का वक्त हो चुका है और अब उत्तराधिकारी की घोषणा करने के लिए एक परंपरागत जश्न रखा गया है, जो हर नए पदाधिकारी यानी साम्राज्य के राजा के लिए रखा गया जाता है, जो उत्तराधिकारी बनके अगले राजा के बाद शासन करने वाला राजकुमार होता है। इस बात को सुनकर पूरे साम्राज्य में खुशी की लहर डल गई और हर कोई इस इंजेक्शन को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइट थे। वही जैसे यह बात और पूरी दुनिया में फैली, सब यही सोच रहे थे कि आखिर भारत साम्राज्य का उत्तराधिकारी है कौन। महल के बाद बाकी बहुत कम ही लोग जानते हैं कि उत्तराधिकारी आखिर है कौन, उसे कौन सा राजकुमार एक्टर अधिकारी बनेगा। तो यह अच्छा, उन्होंने राजकुमार वैभव के बारे में ही सुना था और बाकी वह दो राजकुमार भी काफी अच्छे योद्धा है और उनके चारों राजकुमारी में राजरानी यानी रिद्धि सिद्धि की माँ जो साम्राज्य की महारानी है, उसके बच्चों को एक विशेष तरह का पद मिल जाता है। तो ये तय था कि रिद्धि सिद्धि को भी साम्राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण पद मिलने वाला है। हालांकि कुछ परंपराओं के कारण वहां के लड़कियों को बहुत सारे बंदिशे के साथ सभी नियम सहायता कानून मानना पड़ता है, पर वक्त के साथ धीरे धीरे बदलाव भी महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद को याद रखते हुए राजा को मिलने अपनी बेटियों को भी एक महत्वपूर्ण पद देने का फैसला किए थे। राजा कुंभदेव महल के सबसे ऊंची इमारत पर खड़े होकर अपने पूरे साम्राज्य को देख रहे थे। उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है ये कोई नहीं बता सकता। तभी उसे गहरी सांस लेते हुए अंदर की ओर चलने लगे। उसके पीछे उसके दो सैनिक चल रहे थे। धीरे धीरे वह महल के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद अपने को वहीं रोककर राजा जी कुछ कदम आगे की तरफ चलते हुए इधर उधर देखने लगा। तब उसने देख लिया कि आसपास कोई नहीं है, तो उसने एक दीवार पर अपना हाथ रख कुछ मंत्र बोल, उसके बाद ऊपर से एक तेज रोशनी एक दीवार पर बढ़ने लगी है और वह दीवार दो हिस्सों में बढ़ गया। अब जो रोशनी ऊपर से आ रही थी वह रोशनी इस अंधेरे गुप्त दरवाजे के अंदर जा रहा था। उसे दरवाजे के अंदर चले गए। वही राजकुमार वैभव अभी भी अपने वैद्य के साथ अपने कक्ष में अपने पैरों की जांच कर रही थी। इस वक्त दोनों राजकुमारी की दर से वैभव के इलाज को देख रहे थे। उनके साथ उनकी मां भी थी और उन तीनों की आंखों में चिंता साफ नजर आ रहा था, क्योंकि आज तक उनके लिए उनके भाई बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। पर सभी तरह के विचार करने के बाद राजे सर झुकाकर रागिनी जी के सामने खड़े हो गए और कहने लगे, ना कीजिए रानी जी, मैंने सब कोशिश करके देख लिया, पर मुझे इसला इलाज बीमारी कहो या श्राप का कोई तोड़ नहीं मिला। ऐसे अचानक राजकुमार जी का पैर नीचे हो जाना बहुत ही चिंता भरी बात है। हमें लगता है कि हमें कोई विशेष आयुर्वेदिक और वेद शास्त्र जानने वाले किसी को उनके इलाज के लिए ढूंढना चाहिए, जो कोई ऐसा जो बिना अपनी शक्तियों के भी लोगों का इलाज कर सके। ऐसे तो बहुत सारे वेद है और वह वेद शास्त्र पढ़ने वाले भी, पर ऐसे बहुत कम या नामुमकिन लोग भी हैं। नहीं है यहाँ जो बिना वैदिक जादू के और मित्रों के उच्चारण ऊर्जा के बिना किसी को ठीक कर सके, बहुत ही अलग तरीके से किया हो, बस उसका पता लगाए। लेकिन आचार्य नगर में वैदिक शास्त्र और जादू की अध्ययन बापू भी होती है, तो वहां से बहुत सारी विशेष आचार्य पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। उनके बाद सुनकर रानी जी तो पहले गुस्सा हो रही थी कि उसके बेटे का इलाज अभी तक नहीं हो पा रहा है, पर जैसे ही वैदिक विद्या में उसका समाधान भी बताया तो वह थोड़ी राहत महसूस करने लगी, क्योंकि अब तक जितने भी वह इलाज के लिए आए थे उन सभी ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे और कुछ कह नहीं, पर इस वेद जी की बात सुनकर उन्हें कुछ उम्मीद मिली और उन्होंने तुरंत जी को उसे व्यक्ति को ढूंढने या उसे तरह की बात को ढूंढने के लिए आदेश दे दिया, जो बिना जादू के भी लोगों को इलाज कर सकता है। वैसे तो आम लोगों का इलाज ऐसे हो सकता है, पर देखो कोई आम इंसान नहीं था, वह एक विशेष और पागल जादूगर के साथ बहुत अच्छा योद्धा भी था, इसलिए उसका इलाज की बहुत ही विशेष तरह से होना था। वेद जी, मुझे लगता है आपके बेटे को किसी ने स्थापित किया है। ओके हाँ लैला, तुम्हारी का इलाज होता है, पर इस तरह से पैरों का भी जाना बहुत ही रहस्यमयी बात है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह की कोई भी मरीज नहीं देखा। उनकी बात सुनकर फिर एक बार दोनों राजकुमारी और उनकी मां परेशान हो गई। तुम्हें कोई इन सभी बातों को चुप कर सुन रहा था और वहां से चुपचाप निकल गया। राजकुमार वैभव उनकी बातों को गौर से सुन रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे अपने आप को ठीक करे, हालांकि वह कहीं भी अपनी मर्जी से आ जा सकता है।
पर उसे पूर्ण तथा से अपने पैरों पर वापस से जान लाने थी और अपने पैरों पर खड़ा होना था, नहीं तो उसके और अधिकार उत्तराधिकारी बनने के सपने में एक बहुत ही बड़ा समस्या आ सकता था जो इस वक्त उसका पर बना हुआ है। काली दुनिया के राजा भी उसकी कोई मदद नहीं कर रहा और वह किसी से मदद भी लेना नहीं चाहता। इन सारी चीजों में वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।